ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या लेकर आया हूं और किस किस की क्लास लगाने वाला हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिटायरमेंट पर अमित शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया है और ऐसा ऐलान है जिसे सुनकर विपक्ष के होश उड़ गए हैं। आज आपको उसके बारे में बताऊंगा। 2024 के बाद मोदी ऐसा क्या करने वाले हैं जिसके लिए वो दुश्मनों से दोस्ती कर रहे हैं, आज इसका चैप्टर भी है। राहुल गांधी के 5 वादों का पंचनामा लाइव करूंगा और आपको बताऊंगा कि वो जो 5 वादे राहुल गांधी कर रहे हैं वो पूरे हो सकते हैं या नहीं, इसका सच बताऊंगा। 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर पहुंचे मोदी और क्या बड़ा ऐलान किया। कश्मीर में मोदी मोदी की गूंज सुनकर पाकिस्तान में क्यों हड़कंप मच गया है, आज इसका चैप्टर भी है। फिर बात बंगाल की होगी। पीएम मोदी ने ऐसा क्या किया कि ममता सड़क पर आ गई। सीबीआई की गिरफ्त में शाहजहां शेख ने कौन कौन से राज उगलने शुरू कर दिए हैं। संदेश खाली की वो महिलाएं कौन सी हैं जो ममता बनर्जी की हार तय कर देंगी, आज इसका चैप्टर भी है। और फिर कल एक चैप्टर रह गया था आपको दिखाना, 2 कटे हाथों को वापस ला देने वाले जादूगरों का चैप्टर भी है। और आखिर में फैक्ट फैक्टर। कभी आपने सोचा है कि नहाते वक्त कमाल के आइडियाज क्यों आते हैं? इसके पीछे भी साइंस है, वो फैक्ट भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। विमेंस डे से पहले मोदी सरकार ने देश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने उज्ज्वला योजना पर मिल रही 300 रुपए की सब्सिडी को 1 साल के लिए बढ़ा दिया। अब 31 मार्च 2025 तक उज्ज्वला योजना के तहत साल में 12 सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती रहेगी। देश भर की करोड़ों महिलाओं को इस फैसले का फायदा मिलेगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए यानी महंगाई भत्ता भी 4% बढ़ा दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू मानी जाएगी। शराब घोटाले के केस में आम आदमी पार्टी को डबल झटका लगा है। एक तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को समन भेजा है और 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने के लिए कह दिया है। कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर केजरीवाल को समन भेजा है। वहीं दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 19 मार्च तक बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में 13,000 अवैध मदरसे पाए गए जिन्हें बंद करने की सिफारिश की गई। इसमें से ज्यादातर अवैध मदरसे भारत नेपाल बॉर्डर पर बने हुए हैं। इन मदरसों में खाड़ी देशों से फंडिंग का शक भी जाहिर किया गया है। जानकारी के मुताबिक कुल 23,000 मदरसों की जांच की गई थी, जिनमें से 5,000 के पास अस्थायी मान्यता है, जबकि 5,000 मदरसों में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई और सहयोगियों के घर ईडी ने छापेमारी की। छापे के दौरान घर का सीसीटीवी कनेक्शन काट दिया गया, जबकि ईडी के अधिकारियों ने छापे के दौरान फोटोकॉपी मशीन और कटिंग मशीन भी घर में मंगवाई। इरफान सोलंकी पर 17 मुकदमे दर्ज हैं और वो पिछले 1 साल से जेल में बंद है। आरोप है कि इरफान सोलंकी गैंग बनाकर विवादित संपत्तियों पर कब्जा करते हैं। 2018 में हुए अंकित सक्सेना हत्याकांड के मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी ठहराए गए मोहम्मद सलीम, अकबर अली और उसकी पत्नी शहनाज बेगम को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि दोषियों की उम्र आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए मौत की सजा नहीं दी जा रही। 2018 में दूसरे संप्रदाय के लड़के से प्रेम संबंधों से नाराज लड़की के घर वालों ने अंकित सक्सेना की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी थी। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। प्रधानमंत्री मोदी की रिटायरमेंट पर अमित शाह ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया है कि विपक्ष के होश उड़ गए। 2024 के बाद मोदी ऐसा क्या करने वाले हैं जिसके लिए दुश्मनों से दोस्ती कर रहे हैं। राहुल गांधी के 5 वादों का पंचनामा भी लाइव करूंगा। कितना सच है राहुल गांधी का यह वादा, यह भी बताऊंगा। सबसे पहले इसी का चैप्टर। देश की राजनीति में 2 बातों की चर्चा खूब रहती है। एक बात तो यह कि विपक्ष को 2024 नहीं 2029 के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मोदी जी 2024 जीत रहे हैं। ये कई लोग कह चुके हैं। नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म को लेकर फुल कॉन्फिडेंट भी हैं। दूसरी बात की चर्चा यह चलती है कि 2024 का चुनाव तो मोदी जीत जाएंगे, 2029 के बाद क्या होगा। इसी में लोग नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह
योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं की चर्चा करते हैं कि मोदी के बाद किसका नंबर आएगा, अमित शाह होंगे, योगी होंगे, हेमंता होंगे, कौन होगा, यह सारी चर्चा चलती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए जिस तरह के विजन को लेकर चल रहे हैं, उसमें यह क्लियर है कि वो कहीं जाने वाले नहीं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिटायरमेंट का प्लान क्या है, इसे अगर कोई एक नेता अच्छे से जानता है तो वो है उनके सबसे करीबी अमित शाह। अमित शाह ने आज एक बड़ी बात कह दी है। अमित शाह ने कहा है कि 2034 तक मोदी कहीं जाने वाले नहीं हैं। अगले 10 साल तो नरेंद्र मोदी ही हैं। यह अमित शाह ने बयान दिया है कि अगले 10 साल नरेंद्र मोदी हैं। यानी जो लोग ये पूछते थे कि क्या मोदी 75 साल के होने पर रिटायर हो जाएंगे, अमित शाह का बयान कह रहा है नो रिटायरमेंट बॉस, 2034 तक मोदी ही मोदी। जो ये पूछते थे कि मोदी के बाद योगी, अमित शाह, हेमंता कौन, अमित शाह ने उन्हें बता दिया कि 2029 में भी किसी का नंबर नहीं है, 2029 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। और जो विपक्ष ये सोचता था कि 24 निकल जाने दो, 29 में तो हम नरेंद्र मोदी को के जाने के बाद बीजेपी को हरा देंगे, उस विपक्ष को झटका लगा है इस बयान से कि 2034 तक नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। दरअसल इंटरव्यू में अमित शाह से पूछा गया था कि वो 10 साल बाद किसे विपक्ष में देखते हैं। इस पर अमित शाह ने जवाब दिया कि 10 साल बाद का आकलन कोई नहीं कर सकता। 10 साल बाद कौन विपक्ष में होगा यह जनता परफॉर्मेंस के आधार पर तय करेगी। लेकिन अमित शाह ने यह दावा भी कर दिया कि उनका आकलन यही कहता है कि 10 साल तो नरेंद्र मोदी ही सत्ता में रहने वाले, यानी 2034 तक ना तो विपक्ष का नंबर आने वाला है, ना बीजेपी में से किसी और का नंबर आने वाला है। नरेंद्र मोदी का रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं, यह अमित शाह ने साफ कर दिया है। यानी जिस वक्त सभी 2024 के चुनाव की बातें कर रहे हैं, जिस वक्त इंडी गठबंधन इस कोशिश में है कि कैसे 2024 में नरेंद्र मोदी को रोक लिया जाए, उस वक्त नरेंद्र मोदी 2024 नहीं 2034 तक की तैयारी करके बैठे, 2034 की तैयारी। यानी तीसरा टर्म ही नहीं, चौथा टर्म भी नरेंद्र मोदी सोच कर बैठे। और अगर ऐसा हुआ तो आप देखिए क्या क्या होगा। अगले 10 साल भी राहुल गांधी के लिए कोई चांस नहीं होगा। उनकी लॉन्चिंग, रीलॉन्चिंग और रीलॉन्चिंग, उसका कोई स्कोप नहीं दिख रहा। अगले 10 साल ममता बनर्जी भी बंगाल तक सिमट कर ही रह जाएंगी। फिर तो अभी 10 साल और केजरीवाल को हर बात के लिए नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराना होगा। अभी 10 साल और अखिलेश, तेजस्वी जैसे नेताओं को संघर्ष करना होगा। यह मतलब है नरेंद्र मोदी के 2034 तक प्राइम मिनिस्टर रहने का। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भविष्य की राजनीति का जो ब्लूप्रिंट बनाया है, उसके मुताबिक अगले 10 साल वो कहीं नहीं जा रहे और अगले 10 साल विपक्ष का नंबर भी नहीं आने वाला। नरेंद्र मोदी लिए होने लगी है क्योंकि पीएम मोदी ने पहले ही कह दिया है कि वो आगे वाले अपने टर्म में, आने वाले टर्म में बड़े फैसले करने वाले। तीसरा टर्म तो नरेंद्र मोदी फिक्स मानकर चल रहे हैं, लेकिन चौथा टर्म भी वो पूरा करेंगे, इसके बारे में भी नरेंद्र मोदी और इनकी टीम सोचकर चल रही है। क्योंकि पीएम मोदी की टीम के मुताबिक अभी बड़े बड़े काम बचे हुए हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना है। जैसे 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की बुनियाद रख देनी है, 2029 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना देना है, 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित करना है, 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी भारत में करवानी है। यह वो काम है जो अब तक भारत में कोई नहीं कर सका, ना ही कोई इसकी प्लानिंग कर पाया। लेकिन नरेंद्र मोदी इसके बारे में ना सिर्फ सोच रहे हैं बल्कि पूरी प्लानिंग करके बैठे। इन बड़े कामों की शुरुआत पीएम मोदी के तीसरे टर्म से ही हो जाएगी। पीएम मोदी खुद संसद के अंदर इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि उनका तीसरा टर्म बड़े फैसलों वाला होने जा रहा है। एक बार प्रधानमंत्री ने क्या कहा था वो सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी इन सपनों को पूरा करने के लिए कैसे अपने सियासी दुश्मनों तक से दोस्ती कर रहे हैं। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मैंने उसको दोहराया था। मैंने कहा था देश को
अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहते हैं। तीसरा कार्यकाल अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा। यानी नरेंद्र मोदी की फ्यूचर प्लानिंग दूर की है और वो ये अच्छी तरह समझते हैं कि इस प्लानिंग को पूरा करना है तो उनके पास बम्पर बहुमत भी होना चाहिए सत्ता में रहते हुए। पूर्ण बहुमत के साथ, बिना किसी नंबर गेम के, डिस्टर्बेंस के, बिना किसी गठबंधन की मजबूरी के सत्ता में रहना जरूरी है, जिससे बड़े फैसले बिना हिचक लिए जा सके। भाई लोकसभा में उनके पास नंबर रहता है, राज्यसभा में मामला अटकता है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं लोकसभा राज्यसभा दोनों में इतना नंबर हो कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश की जो आगे बढ़ने की गति है, उसको सीधा 5th गियर में डाला जा सके। पीएम मोदी 3rd टर्म में देश के लिए बड़े फैसले करना चाहते हैं और इसके लिए वो बिना ब्रेकर वाली मजबूत सरकार चाहते हैं। इसलिए वो लगातार 370 सीट और 400 पार की बातें कर रहे हैं और ऐसे ऐसे साथी भी जोड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे गठबंधन भी कर रहे हैं जिसको सुनकर लोग हैरान हैं। जैसे ओडिशा में सरकार चला रही बीजेडी के साथ बीजेपी के गठबंधन की बातें चल रही है, कहा जा रहा ऑलमोस्ट डन है, जबकि ओडिशा में बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी है, यानी बीजेडी उसकी सियासी दुश्मन है। इसके बावजूद बीजेपी और बीजेडी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, यह कहा जा रहा है। ओडिशा में लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव भी होना है और वहां पर राज्य में नवीन पटनायक जैसे मजबूत नेता हैं। सूत्रों का दावा है कि ओडिशा में गठबंधन हुआ तो बीजेपी 14 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी और बीजेडी 7 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि विधानसभा में बीजेडी जो है वो 95 से 100 सीट पर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी 46 से 52 सीट पर। ओडिशा में अगर बीजेपी और बीजेडी में गठबंधन होता है तो फिर विपक्ष सिर्फ नाम का ही रह जाएगा और अधिकतर सीटें बीजेपी बीजेडी गठबंधन के पास ही आ जाएंगी। क्योंकि अगर आपको मैं ओडिशा का गणित समझाऊं कि ओडिशा में क्या स्थिति है, आप सोचिए क्या कैलकुलेशन नरेंद्र मोदी के दिमाग में चल रहा होगा। ऐसी चीज जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता, जिस ओडिशा की हम बात कर रहे हैं, वहां पर अगर आप देखिए कि ओडिशा की तस्वीर क्या है। 2019 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, वहां ओडिशा में लोकसभा की कुल सीट कितनी है? वहां पर कुल सीट 21 है। इसमें बीजेपी कितनी जीती थी? बीजेपी ने जीती थी 8 सीट और बीजेडी ने जीती 12 सीट और कांग्रेस ने जीती 1। अब आप बताइए कि ये दोनों जो बड़े प्लेयर हैं, 21 में से 20 सीट जीतने वाले, यही साथ आ गए और कहा जा रहा है कि जितनी सीट बीजेडी जीती उतनी बीजेपी लड़ेगी। और आप वोट शेयर भी देखिए, अगर आपको वोट प्रतिशत बताऊं, इस चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर था 38.4% और जो बीजेडी थी इसका था 42.8%। यानी अगर आप दोनों को जोड़ दीजिए तो करीब करीब 80% के पार मामला चला जाता। अब 80% वोट पाने वाले लोग साथ में आ गए तो कांग्रेस, जिसको 13-13.5% वोट आया, वो क्या ही कर लेगी। अगर बीजेपी और बीजेडी साथ आ गए तो फिर ओडिशा में क्लीन स्वीप हो जाएगा, क्योंकि जिस भी पार्टी या गठबंधन को 50% से ज्यादा वोट मिल जाते हैं, पार्टी और गठबंधन लैंडस्लाइड जीत हासिल कर लेता है। इसी तरह से आप देखिए कि त्रिपुरा में, सिर्फ ओडिशा की बात नहीं है, त्रिपुरा में भी देखिए, मुख्य विपक्षी पार्टी थी, वही बीजेपी की सरकार में शामिल हो गई। विधानसभा में विपक्ष के नेता इस्तीफा देकर बीजेपी की सरकार में मंत्री बन गए। त्रिपुरा में मुख्य विपक्षी पार्टी टिपरा मोथा बीजेपी गठबंधन में शामिल हो गई। त्रिपुरा में 60 सीटों में 13 विधायक टिपरा मोथा के, इनमें 2 अब मंत्री बन गए। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, ये दोनों सीटें बीजेपी ने पिछली बार जीती थी, लेकिन त्रिपुरा की 1 सीट पर टिपरा मोथा पार्टी का काफी प्रभाव है, इसलिए अब टिपरा मोथा पार्टी के साथ आ जाने से त्रिपुरा की दोनों सीटें अब एनडीए गठबंधन के लिए एक तरह से फिक्स हो गई। आप नरेंद्र मोदी का कैलकुलेशन देखिए बॉस, एक एक सीट वो सेव करके चल रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में है कि 3rd टर्म में मुझे जो काम करना है उसके लिए मुझे एक एक नंबर की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में गठबंधन हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश में बीजेपी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और एक्टर पवन कल्याण की जनसेना पार्टी से गठबंधन करने जा रही है। चंद्रबाबू नायडू पहले भी एनडीए में रह चुके हैं, लेकिन बीच में वो एनडीए छोड़कर चले गए।
अब फिर से नायडू एनडीए में आना चाहते हैं और आंध्र प्रदेश में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश वो राज्य है जहां लोकसभा के साथ ही विधानसभा का भी चुनाव होगा और वहां लोकसभा की 25 सीटें आती हैं। आंध्र प्रदेश में 2019 के चुनाव में 25 सीटों में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को 22 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी अपने गठबंधन के जरिए आंध्र प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत लेना चाहती है। यानी अगर आप देखिए ओडिशा, त्रिपुरा, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हर जगह बीजेपी अपने विरोधियों को भी साथ लेकर आ गई है। भाई तो इसका मैसेज क्या है फिर? कि उसे अपना फिक्स टारगेट हासिल करना है। जब टारगेट बड़ा होता है तो एक एक सीट अहम हो जाती है। जिन राज्यों में नए गठबंधन किए गए या फिर होने वाले हैं, उन राज्यों की लोकसभा सीटों को अगर आप देखेंगे कि वहां क्या समीकरण बैठता है, आप देखिए क्या कैलकुलेशन नरेंद्र मोदी के दिमाग में चल रहा है। बिहार में 40, ये आपको लोकसभा की सीट बता रहा हूं, लोकसभा सीट बिहार में 40 लोकसभा सीट, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट, ओडिशा में 21 हो गई, आंध्र प्रदेश में 25 हो गई, त्रिपुरा में 2 हो गई। आप देखिए ये सीटें नरेंद्र मोदी को 370 पार और एनडीए के 400 पार के टारगेट को करीब लाने में मदद करेंगी। इसी वजह से कई गठबंधन की बात तो हो ही रही है, कहीं कहीं सीट शेयरिंग भी फाइनल हो रही है। जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी, सीएम शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो गई। सूत्रों के मुताबिक तीनों दलों के बीच 32-10-6 का फॉर्मूला तय हुआ है। यानी बीजेपी राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से 32 पर चुनाव लड़ेगी। शिंदे गुट की जो शिवसेना है उसे 10 सीटों का ऑफर मिला है और अजीत पवार गुट की जो एनसीपी है उसे 6 सीटें दी गई। बुधवार को अमित शाह मुंबई में थे और सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सीट शेयरिंग पर सहमति बन भी गई। इसी तरह बिहार में भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात हो रही है, लेकिन अभी कुछ फाइनल वहां नहीं हुआ है। पिछली बार एनडीए गठबंधन में जेडीयू और बीजेपी दोनों 17-17 सीट पर लड़े और बाकी सीटें एलजेपी को मिली थी। इस बार भी जेडीयू का दावा है कि उसको जीती हुई 16 सीटें फिर से मिलेंगी। बीजेपी 17 पर लड़ेगी, लेकिन इस बार बिहार में एनडीए के साथियों में उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जैसे नेता भी हैं। इसके अलावा कुछ पेच एलजेपी को लेकर फंसा है कि एलजेपी को कितनी और कौन सी सीटें मिलेंगी। बहुत मुमकिन है कि बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़े और बाकी सीटें जेडीयू एलजेपी के जो दोनों गुट हैं, चाचा भतीजे के, और कुशवाहा और मांझी में बढ़ जाए। अगले कुछ दिनों में बिहार में भी एनडीए की पिक्चर क्लियर हो जाएगी और कौन कितनी सीट पर लड़ेगा यह फाइनल पता चल जाएगा। तीसरे टर्म में पीएम मोदी बड़े बड़े फैसलों की बात कर रहे हैं और इसके लिए सारे ब्रेकर्स भी हटा रहे हैं। जैसे लोकसभा चुनाव में 400 प्लस जीतने का टारगेट है, तो इससे लोकसभा के अंदर क्लियर बहुमत होना चाहिए। इसके साथ नए दलों के जुड़ने से और राज्यसभा की एक एक सीट पर जोर लगाने से राज्यसभा में भी एनडीए का नंबर गेम बढ़ा है। इससे फायदा यह होगा कि राज्यसभा में भी अहम बिल्स को मोदी सरकार पास करा लेगी। पहले राज्यसभा में बिल लटकने का डर लगातार बना रहता था, लेकिन बीजेपी की प्लानिंग की वजह से लोकसभा ही नहीं राज्यसभा में भी कोई अड़चन नहीं आई। अभी आप देखिए ना, राज्यसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। अखिलेश यादव की एक सीट जो है चली गई बीजेपी के पास, हिमाचल वाली सीट चली गई कांग्रेस की बीजेपी के पास। एक एक सीट पर नरेंद्र मोदी का फोकस है और एक तरफ नरेंद्र मोदी बड़े फैसलों के लिए एक एक सीट जोड़ रहे हैं, एक एक साथी जोड़ रहे हैं। उधर नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए इंडी गठबंधन भी हाथ पैर मार रहा है, लेकिन जोड़ कुछ नहीं पा रहा। मोदी की गारंटी के जवाब में आज राहुल गांधी ने भी कई बड़े ऐलान कर दिए। राजस्थान में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बता दिया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या क्या होगा। राहुल गांधी ने किसानों के लिए एमएसपी कानून समेत जातिगत जनगणना का वादा तो दोहराया ही, युवा वोट बैंक को टारगेट करते हुए सबसे बड़ा दांव खेल दिया। राहुल गांधी ने बताया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए 5 बड़ी घोषणाएं की जाएंगी। राहुल गांधी का कहना है कि अगर 2024 में कांग्रेस की सरकार आती है तो पहला वादा वो ये कर रहे हैं कि भर्ती भरोसा, युवाओं को सरकारी नौकरी में भर्ती का भरोसा दिया जाएगा। केंद्र सरकार की 30 लाख खाली वैकेंसी को भर दिया जाएगा। दूसरा वादा उन्होंने किया, राइट टू अप्रेंटिसशिप, यह कानून लाएंगे
डिप्लोमा डिग्री होल्डर को 1 साल अप्रेंटिसशिप की गारंटी देंगे और अप्रेंटिस करने वालों को 1 साल में 1 लाख रुपया देंगे। तीसरा वादा किया कि नया कानून लाकर पेपर लीक पर रोक लगा देंगे। चौथा वादा गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा का किया। और पांचवा वादा युवा रोशनी को लेकर किया, यानी युवाओं के लिए 5,000 करोड़ का कोष बनाया जाएगा। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा, फिर राहुल गांधी के इन वादों का लाइव टेस्ट करेंगे कि इन वादों को पूरा करना वाकई पॉसिबल है भी या नहीं। हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख। मोदी जी इनको भरवाते नहीं है, बीजेपी इनको भरती नहीं है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा के एकदम बाद 1 साल के लिए हर ग्रेजुएट को प्राइवेट कंपनी में, सरकारी ऑफिस में 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और 1 लाख रुपए उसे 1 साल में दिया जाएगा। कांग्रेस ने आज 5 बड़े ऐलान किए। पाठशाला में हमने इसका कैलकुलेशन किया और यह देखा कि ये वादे कितने प्रैक्टिकल हैं, इस पर खर्चा कितना आएगा, क्या ये वादे करने से पहले ठीक से होमवर्क भी किया गया है या नहीं। जैसे आप देखिए, पहला वादा राहुल गांधी ने किया, 30 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। अब यह वादा कितना प्रैक्टिकल है वो भी देखिए। केंद्र सरकार में अभी करीब 40 लाख पोस्ट है, जिसमें करीब 30 लाख कर्मचारी हैं और 9.64 यानी 9,64,000 पोस्ट खाली। अब आप सोचिए कि आजादी से अब तक 40 लाख पोस्ट सरकारी नौकरियों में जनरेट हुई हैं। कांग्रेस का वादा है कि वो 30 लाख सरकारी नौकरी और जनरेट कर देगी। अब यह अपने आप में बहुत इम्प्रैक्टिकल चीज लग रही है। इसमें एक और पेच है कि कांग्रेस ने खुद कोई डेडलाइन नहीं दी है कि वो कितने समय में 30 लाख सरकारी नौकरियां जनरेट कर देगी। कांग्रेस ने कहा है कि वो ये नौकरियां पब्लिश्ड जॉब्स कैलेंडर के हिसाब से देगी, यानी जो कैलेंडर में होगा वो नौकरियां दे दी जाएगी। इसका मतलब है कि 30 लाख जॉब का वादा भी असंभव सा लग रहा है और कब तक पूरा करेंगे, कैसे करेंगे, यह भी नहीं बताया। 30 लाख सरकारी जॉब देने में कितना खर्च आएगा उसका कैलकुलेशन भी देख लीजिए। अभी 30 लाख कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर केंद्र सरकार का औसतन सालाना खर्च 2.5 लाख करोड़ रुपए है। अगर 30 लाख और भर्ती करेंगे तो वेतन और भत्ते पर सालाना कुल खर्च करीब 5 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। तो पहला वादा तो प्रैक्टिकल लग नहीं रहा। अब दूसरा वादा राहुल गांधी का कहे कि 25 साल के उम्र के ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स को हर साल 1 लाख रुपया देंगे। सालाना 1 करोड़ ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स निकलते हैं, यानी कुल खर्च 1 लाख करोड़ रुपए सालाना पड़ेगा सरकार के ऊपर। एक और वादा जिसमें जिला स्तर पर युवाओं को स्टार्टअप फंड देकर उन्हें उद्यमी बनाने का वादा है। कांग्रेस खुद कह रही है कि इस पर 5,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इससे पहले राहुल गांधी एमएसपी की गारंटी भी दे चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस पर कुल खर्च 17 लाख करोड़ रुपए सालाना आएगा। यानी राहुल गांधी बोलने को तो बोल दे रहे हैं, पैसा कहां से लाएंगे इसका हिसाब कुछ नहीं है। इन वादों को पूरा करने में कितना खर्च आएगा अगर आपको मैं कैलकुलेट करके बताऊं तो जिस तरह से अभी बात हुई कि भाई आप खर्च देखिए, एक तो आया 2.5 लाख करोड़ खर्च किसमें, सरकारी नौकरी में 2.5 लाख करोड़ एक खर्च तो ये आया। उसके बाद ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर्स को 1 लाख रुपए दे रहे थे सालाना, तो 1 लाख करोड़ ये हो गया, 1 लाख करोड़। स्टार्टअप के लिए 5,000 करोड़ ये इन्होंने बोला। एमएसपी की गारंटी यानी 17 लाख करोड़, इसको मान लीजिए एक तरीके से 17 लाख करोड़, यानी कुल जोड़ दीजिए ये सब तो यही 4 में 20 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च आ जाएगा जो 5 वादा राहुल गांधी कर रहे हैं। और देश का बजट कितना है, देश का बजट है 47 लाख करोड़ रुपया। यानी देश का 45% हिस्सा कांग्रेस सिर्फ वादा पूरा करने में निकाल देगी। तो विकास कहां से होगा?
आपको याद होगा कि पिछले बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने ऐसा ही एक वादा किया था। उनका वादा था कि वो गरीबों को सालाना 72,000 रुपए दे देंगे, जिसका कुल खर्च 3,60,000 करोड़ रुपए बैठ रहा था। 2019 में 22 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था और किसानों के लिए स्पेशल बजट बनाने का वादा किया था। लेकिन इन वादों पर भी जनता ने भर भर कर वोट नहीं किया। इनको पब्लिक को समझ में आएगा कि नहीं करने वाले हैं। इस बार नए वादे लेकर आए। इसी तरह कांग्रेस ने आज 2 और वादे किए, जिसमें गिग वर्कर्स यानी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को सामाजिक सुरक्षा देने का वादा और पेपर लीक को रोकने का वादा शामिल है। कांग्रेस ने यह वादा किया है कि वो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं की स्थिति बेहतर करने के लिए कानून लेकर आएंगे और उनका जीवन बेहतर करेंगे। हालांकि कांग्रेस ने यह क्लियर नहीं किया कि कानून में क्या होगा, कैसे वो वर्कर्स का जीवन बेहतर करेंगे। कोई ब्लूप्रिंट नहीं है अभी। इसी तरह कांग्रेस पेपर लीक को लेकर गारंटी दे रही है कि वो पेपर लीक पर पूरी तरह से रोक लगा देंगे, कानून बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने यह नहीं बताया कि कानून में होगा क्या, कैसे पेपर लीक पर रोक लग जाएगी कानून आने से। और पूरे देश ने अभी यह देखा कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहां शायद ही कोई ऐसा पेपर था जो लीक नहीं हुआ था। इसलिए जनता ऐसे वादों पर भरोसा करेगी, यह मुश्किल ही लगता है। तो नरेंद्र मोदी 2034 तक का विजन लेकर चल रहे हैं। अमित शाह ने कह ही दिया कि 2034 तक मोदी ही मोदी हैं और कोई है नहीं। और कांग्रेस की हालत क्या है वो आप देख ही रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी कैसे काम करते हैं और क्यों पब्लिक का उन पर भरोसा बढ़ जाता है, यह आपको अगले चैप्टर में समझ में आ जाएगा। पाठशाला में अब अगली क्लास। 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर पहुंचे मोदी ने क्या बड़ा ऐलान कर दिया और कश्मीर में मोदी मोदी की गूंज सुनकर पाकिस्तान में क्यों हड़कंप मच गया है, अब इसका चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 15 दिन के अंदर दूसरी बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए। 20 फरवरी को पीएम मोदी जम्मू गए थे और आज प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर के दौरे पर गए। आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद पीएम मोदी का यह पहला कश्मीर दौरा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में जो बदलाव हुआ वो दुनिया पहले भी देख चुकी है और एक बार फिर से कश्मीर के बदलाव की झलक दी। कश्मीर जो कभी अलगाववाद की आग से सुलगता था, जहां आए दिन पत्थरबाजी करते थे युवा, वो कश्मीर आज अपना इतिहास पीछे छोड़कर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। न्यू कश्मीर की इस तस्वीर के पीछे पीएम मोदी का विजन है, जिसके तहत पहले 370 को हटाया गया, फिर अलगाववाद और आतंकवाद से कश्मीर को आजाद कराया गया। आज कश्मीर के दौरे पर पीएम मोदी ने कश्मीर के डेवलपमेंट को और स्पीड दे दी। कश्मीर में हजारों करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट शुरू हुए। पीएम मोदी और जम्मू कश्मीर का कनेक्शन करीब 32 साल पुराना है। उसके बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि कश्मीर में पीएम मोदी के लिए कैसे लोगों में क्रेज दिखाई दिया है। देखिए जरा कश्मीर का माहौल। आज यहाँ पे ना कोई पत्थरबाजी हो रही है, ना कोई किसी जगह कॉल दी जा रही है। कुछ अमन से चल रहा है। शुक्र है अल्लाह का कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर आए। तब से 370 धारा कश्मीर में ख़त्म हुआ है, उसके बाद जितने भी डेवलपमेंट हुआ है बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। 370 जो है ना वो उस आड़ में यहाँ की कुछ लोग ना घपले कर रहा है, चोरियां कर रहा है, खानदानी हुकूमत चलता है ना, तो वो 370 उनके लिए है। आम नागरिक के लिए 370 कोई मायने नहीं रखता। सुबह 3 बजे से लोग यहाँ पे एंट्री किया है। 5 अगस्त 19 के बाद खुशहाली है हमारे जम्मू कश्मीर में, ये मोदी जी के कारण। उम्मीदें बहुत हैं सर, काम करने वाला लीडर। उम्मीद इसलिए कि मोदी जी ने जो भी आज तक किया है बहुत अच्छा किया है। मोदी जी के हाथ से मुझे अवार्ड लेना है। पिछले 70 सालों से जो हमने देखा है वो कभी ऐसे दिन ना आए दोबारा। बस हमें यही चाहिए, बार बार मोदी सरकार। हर कोई मोदी जी के लिए दुआ गो है, प्रार्थना कर रहा है कि मोदी जी हमेशा रहे। अब आप सोचिए, पाकिस्तान में हड़कंप नहीं बचेगा। जो पाकिस्तान कश्मीर को तोड़ने का सपना देखता था, उस कश्मीर में आज मोदी मोदी हो रहा। ये जो तस्वीर आपने देखी, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल होता अगर 370 ना हटा होता। और यही बात पीएम मोदी भी कह रहे हैं।
आज कश्मीर में पीएम मोदी ने जो कहा वो आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि पीएम मोदी ने कश्मीर में किया क्या। प्रधानमंत्री मोदी ने 6,400 करोड़ रुपए की 53 परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण किया। एग्रो इकोनॉमी के लिए 5,000 करोड़ का समग्र कृषि विकास कार्यक्रम शुरू किया। टूरिज्म के लिए 1,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। टूरिज्म के लिए देखो अपना देश पोल और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान लॉन्च हुआ है। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में शामिल हुए कश्मीर के 1,000 युवाओं को जॉब लेटर बांटे गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर में कहा कि आज जो नया कश्मीर दिख रहा है ना, इसका इंतजार दशकों से लोग कर रहे थे और आज कश्मीर की तरक्की देखकर 140 करोड़ देशवासी सुकून में। एक बार प्रधानमंत्री मोदी को सुनिए, फिर आगे बताता हूं कि जम्मू कश्मीर के विकास में सबसे बड़ी बाधा आर्टिकल 370 कैसे थी और नरेंद्र मोदी ने कैसे इसको हटाने के लिए काम किया। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। आपके इन मुस्कुराते चेहरे देश देख रहा है और आज 140 करोड़ देशवासी सुकून महसूस कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के विकास में सबसे बड़ी बाधा आर्टिकल 370 थी और यह बात पीएम मोदी पहले भी कह चुके हैं। 370 हटने के बाद किस तरह से कश्मीर में बदलाव आया है उसकी तस्वीर देखिए। कश्मीर में पीएम मोदी की रैली में शामिल होने के लिए लोगों की भीड़ सड़कों पर आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मेले में लोग जा रहे हैं। ये भीड़ देखिए आप, ये सब प्रधानमंत्री को सुनने जा रहे हैं। जिधर देखिए लोग उधर ही प्रधानमंत्री को सुनने जा रहे हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जोश है, रैली में शामिल होने जा रहे हैं। आप सोचिए क्या ये सब 370 के रहते हो सकता था? पीएम मोदी ने कहा कि 370 से जम्मू कश्मीर का नहीं बल्कि परिवारवादी पार्टियों का फायदा हो रहा था। 370 के नाम पर कश्मीर के लोगों को गुमराह किया जाता था। एक बार वो हिस्सा भी सुनिए, फिर जरा आपको फ्लैशबैक में लेकर चलूंगा। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे? जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है। उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। आज यहां सबके लिए समान अधिकार भी है, समान अवसर भी है। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने से पहले क्या हाल था, आपको वो देखना चाहिए जरा फ्लैशबैक में जाकर। पहले कैसे देश विरोधी नारे लगते थे, कैसे पत्थरबाजी होती थी। आपको आर्टिकल 370 हटने से पहले वाले कश्मीर के फ्लैशबैक को दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, इसकी अहमियत क्या है। चलिए फ्लैशबैक में। इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। जब 370 से जम्मू कश्मीर को आजाद करोगे तो आप जम्मू कश्मीर को मुल्क से भी आजाद कर दोगे। ये था 370 हटने के पहले का कश्मीर। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे।
हम पाकिस्तानी हैं, ऐसा कहने वाले लोग थे। रोज पत्थरबाजी करने वाला युवा था। आज के जम्मू कश्मीर में ये नहीं है। जम्मू कश्मीर का ये हाल देखकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए, दशकों तक कश्मीर इसी तरह सुलगता रहा, लेकिन किसी ने कश्मीर के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश नहीं की। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद कश्मीर पर कायदे से फोकस किया गया। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया। अलगाववादियों पर लगाम लगाई गई, अलगाववादियों की फंडिंग पर रोक लगी, पाकिस्तानी आतंकवाद को खत्म किया गया, कश्मीर में लोगों को भरोसे में लिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में काम किया गया, रेल नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ, पूरे देश से कश्मीर को जोड़ा गया। इतना ही नहीं, जिन अलगाववादियों को ऐसा बना दिया गया था कि बॉस इनसे बात नहीं होगी तो कश्मीर का हल नहीं निकलेगा, उन अलगाववादियों को अलग करके छोड़ दिया गया कि बात तुमसे बात नहीं होगी। मोदी सरकार के इन प्रयासों का नतीजा यह हुआ कि आज कश्मीर में शांति है, सुकून है, पत्थरबाजी की घटना जीरो हो चुकी है, लोग बिना डरे अपना काम कर रहे हैं, बच्चे किताबें उठा रहे हैं, पत्थर नहीं। यह वही लाल चौक है जहां साल 1992 में नरेंद्र मोदी ने डंके की चोट पर तिरंगा फहराया था। बताया था ना कि कश्मीर के साथ नरेंद्र मोदी का करीब 32 साल पुराना संबंध है। 1991 के दौरान बीजेपी ने एकता यात्रा निकाली थी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के संकल्प के साथ बीजेपी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा निकाली। इस यात्रा के संयोजक नरेंद्र मोदी थे। लाल चौक पर तिरंगा फहराने के ऐलान के बाद नरेंद्र मोदी को आतंकियों ने धमकी दी थी कि अगर वो लाल चौक पर आए तो ठीक नहीं होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आतंकियों को ललकारते हुए कहा था कि बिना सुरक्षा और बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के आऊंगा, पता चल जाएगा कि किसने अपनी मां का दूध पिया। आतंकियों की धमकी के बाद भी नरेंद्र मोदी लाल चौक गए और तिरंगा भी फहराया। तब से उनके दिमाग में है कि कश्मीर को ऐसा बनाना है कि हर जगह तिरंगा लहराए, और आज वो करके दिखा रहे हैं। और इसीलिए जब हमारे नए शो देश का मूड मीटर में हमने इस पर सवाल पूछा तो लोगों ने देखिए क्या जवाब दिया। क्या 370 हटने के बाद पीओके वापस लेने का रास्ता आसान हो गया है? 95% के करीब लोगों ने कहा कि हां, नरेंद्र मोदी पीओके वापस ला सकते हैं। यह है लोगों का मूड, और इसीलिए देश के मूड मीटर के विजेताओं के नाम भी आपको बता देता हूं। अकरम जम्मू कश्मीर से, भवानी सिंह राजस्थान से, इसके अलावा दो और विनर जिनके नाम की घोषणा हम न्यूज की पाठशाला में करते हैं, उनके नाम बता दूं। अंजलि हिमाचल प्रदेश से और शीला रावल मध्य प्रदेश से। आप चारों को बहुत बहुत बधाई। पाठशाला में अब अगली क्लास, बंगाल में पीएम मोदी ने ऐसा क्या किया कि ममता सड़क पर आ गई? सीबीआई की गिरफ्त में शाहजहां शेख ने कौन से राज उगलने शुरू कर दिए हैं? संदेश खाली की वो महिलाएं जो ममता बनर्जी की हार तय कर देंगी। अब इसका चर्चा। बंगाल में संदेश खाली और शाहजहां शेख के मुद्दे ने ममता बनर्जी की बेचैनी बढ़ा दी। जिस तरह से बीजेपी संदेश खाली के मामले में हमलावर है और जिस तरह से पीएम मोदी ने बंगाल जाकर संदेश खाली के मामले पर ममता बनर्जी को घेर लिया, उससे ममता बनर्जी इतना हड़बड़ा गई हैं कि बंगाल में पीएम मोदी गए तो अगले ही दिन ममता बनर्जी भी सड़क पर उतर आई। आज ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर उतरी और पदयात्रा करने लगी। यह पीएम मोदी की उस रैली के जवाब में था जिसमें पीएम मोदी ने संदेश खाली के मुद्दे पर ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला था। पीएम मोदी ने कहा था कि संदेश खाली से उठा तूफान लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी दल को बर्बाद कर देगा। पीएम मोदी ने कोलकाता में 12 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया था, जिसके रास्ते में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। इन्हीं तस्वीरों ने ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को परेशान कर दिया और आज वो भी सड़कों पर आ गई। टीएमसी की महिला विंग ने महिला अधिकार के मुद्दे पर कोलकाता में मार्च किया, जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल। लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड भी देखिए बॉस, कि एक तरफ ममता बनर्जी ने महिलाओं के अधिकार के नाम पर पदयात्रा निकाली और दूसरी तरफ पदयात्रा के बाद की रैली में उन्होंने एक बार फिर संदेश खाली की महिलाओं की शिकायत को अफवाह बताने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने बीजेपी के लिए पिंटू बाबू शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि पिंटू बाबू को इतना गुस्सा क्यों आता है। ममता ने आगे कहा कि बंगाल में 400 से ज्यादा टीम भेजी जा चुकी है, लेकिन मणिपुर में महिलाओं के उत्पीड़न की जांच के लिए कोई टीम नहीं भेजी गई। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य बता दिया और आरोप लगाया कि बीजेपी संदेश खाली की घटना को लेकर झूठी अफवाह फैला रही है।
ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि संदेश खाली पर कई लोग फेक संदेश दे रहे हैं। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ घटनाएं हुई जिनकी जानकारी हम तक नहीं पहुंची, लेकिन जब पहुंची तो उन्होंने कार्रवाई की। ममता बनर्जी का कहना था कि बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार बीजेपी को नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों के मामलों में बीजेपी के नेता चुप्पी साध लेते हैं। ममता बनर्जी जिस बंगाल को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित बता रही है, उसकी सच्चाई भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कोलकाता में ममता बनर्जी के मार्च पर बीजेपी ने क्या कहा और क्यों ममता बनर्जी को संदेश खाली जाने की नसीहत दे दी। बहुत गंदा बात है। हम लोग ममता बनर्जी के टाइम में महिला के लिए जब चल रहा है ये संदेश खाली इशू, पूरा देश में सुनामी होकर आए हैं। अभी महिला लोग के लिए संदेश खाली नहीं जाके वो बंगाल में जुलूस बना रहे हैं। ये क्या महिला के लिए क्या वार्ता देंगे? हमने बहुत सारा संदेश खाली करेंगे, ये वार्ता देंगे, तो संदेश खाली में जाना चाहिए था उसको। अब बंगाल को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य बताने के ममता बनर्जी के दावे का सच भी बताता हूं। देश में अपराधों पर नजर रखने वाली संस्था एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक बंगाल में महिला अपराध के आंकड़े, ये जरा देखिए बंगाल का आंकड़ा जिसको ममता बनर्जी कह रही है कि महिलाओं के लिए सबसे सेफ है, वहां महिला अपराध, इसको लेकर एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है। यह एनसीआरबी का डेटा है। 2020 कितनी घटनाएं होती हैं महिलाओं के साथ? 36,439 घटनाएं होती हैं। 36,000 से ज्यादा घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही हैं। 2021 कोई बहुत कम नहीं हुआ, 35,884 घटनाएं होती हैं। 2022 फिर से 34,738 घटनाएं होती हैं। और साल 2022 में तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में बंगाल पूरे देश में चौथे नंबर पे था, 4th रैंक बंगाल का 2022 में, आपको बता रहा हूं। यानी सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं उसमें बंगाल देश में चौथे नंबर पर है। और ममता बनर्जी कह रही हैं कि बंगाल महिलाओं के लिए सबसे सेफ है। इसलिए सिर्फ यह कह देना कि बंगाल सबसे सुरक्षित है वो खोखली बातें साबित दिखती हैं इन आंकड़ों के सामने। संदेश खाली से तो यह क्लियर हो चुका है कि बंगाल में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। संदेश खाली का मामला ममता बनर्जी को भारी पड़ रहा है और बीजेपी को यह मुद्दा उठाने का सियासी फायदा भी मिलेगा, जो उसे इस बार बंगाल में 35 सीटों के टारगेट तक पहुंचने में मदद कर सकता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल में सिर्फ 17% वोट मिले थे और उसने 2 सीटें जीती थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट परसेंट बढ़कर 41% के करीब पहुंच गया और उसने 18 सीटें जीती। यही नहीं, 2019 के चुनाव में बंगाल की 12 लोकसभा सीटें ऐसी थी जिनमें बीजेपी के हार का मार्जिन 10% से भी कम रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल में 22 लोकसभा सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। यानी बंगाल में अगर बीजेपी को बड़ी जीत मिले तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। ममता बनर्जी इसी बात से टेंशन में हो सकती है क्योंकि संदेश खाली के मामले से महिला वोटर ममता से छिटक भी सकता है। बंगाल में 3,73,00,000 महिला वोटर हैं, जो पुरुषों के मुकाबले सिर्फ 15 लाख कम है। 2019 से 24 के बीच में महिला वोटर्स की संख्या में 10% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पुरुष वोटर्स की संख्या सिर्फ 7% बढ़ी। यही नहीं, बंगाल में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत करीब 82% के आसपास था, जबकि पुरुषों का वोट प्रतिशत 81.3% था। पिछले 3 चुनावों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो बीजेपी ने पहले ही बंगाल के महिला वोट बैंक में बड़ी पैठ बनाने में कामयाबी हासिल की। और मैं आपको ये आंकड़े दिखाता हूं, आप देखिए बंगाल में महिला वोटर में देखिए क्या तस्वीर रही है बंगाल, और वहां महिला वोटर कैसे बीजेपी के साथ आई, इसके आंकड़े आपको दिखाता हूं। 2016 में चुनाव होता है, 2016 टीएमसी को महिला वोट मिलता है 48% और बीजेपी को कितना मिलता है? बीजेपी को मिलता है 10%। ये 2016 में होता है। फिर आता है 2019 का लोकसभा चुनाव। अब आप देखिए क्या तस्वीर होती है। टीएमसी को महिला वोट कितना मिलता है? 47%। और बीजेपी का आप जंप देखिए
बीजेपी, जो बाकी पार्टियां थी लेफ्ट कांग्रेस, वहां से महिला वोटर सारी शिफ्ट होकर बीजेपी के पास आ जाती है और बीजेपी का वोट शेयर 38% हो जाता है। कहां 2016 के विधानसभा चुनाव में 10% और कहां 2019 के लोकसभा चुनाव में 38%। अब आप देखिए 2021 के विधानसभा चुनाव में क्या होता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को महिलाओं का वोट कितना मिलता है? 50%। और बीजेपी को महिलाओं का वोट कितना मिलता है? 37%, 37%। यानी अगर विधानसभा से कंपेयर कीजिएगा तो 27% का जंप। आंकड़ों से साफ है कि बंगाल में ममता बनर्जी का महिला वोट बैंक धीरे धीरे बीजेपी की तरफ खिसक रहा है। कांग्रेस और लेफ्ट का तो पूरा खिसक रहा है। और बीजेपी संदेश खाली की जिन महिलाओं के उत्पीड़न का मुद्दा उठा रही है वो पिछड़े वर्ग से आती है। 2021 के विधानसभा चुनाव में इन महिला वोटर्स पर नजर डालें तो 2021 के विधानसभा चुनाव में दलित महिला वोट टीएमसी को 38% वोट किया था, लेकिन बीजेपी को 53% दलित महिलाओं ने वोट किया। ओबीसी महिला वोट टीएमसी को 36% मिला, बीजेपी को 54%। यानी महिला वोट बैंक बीजेपी के लिए बढ़ा है बंगाल के अंदर। और संदेश खाली में जो हुआ है उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर महिलाएं और भी बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ आ सकती हैं। वोट किसका कटेगा ये तो पता नहीं, वक्त बताएगा। लेकिन पाठशाला में अब फैक्ट फैक्टर का चैप्टर, आप सब जब नहाते होंगे तो आपने गौर किया होगा कि उस वक्त दिमाग में ढेरों आइडियाज आते हैं, चाहे वो जॉब से जुड़ी समस्या हो, घर की कोई बात हो। कई बार समाधान शावर करते वक्त मिल जाता है, नहाते वक्त। अब नहाते वक्त ही कमाल के आइडिया क्यों आते हैं? आज फैक्ट फैक्टर में इसके पीछे का साइंस बताता हूं। एक स्टडी के मुताबिक 72% लोगों को शावर करते वक्त ही क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। इसे आसान भाषा में समझें तो नहाते वक्त दिमाग का एक छोटा हिस्सा बाकी काम से हटकर शरीर साफ करने में लग जाता है। इसके अलावा दिमाग का बाकी हिस्सा फुर्सत पाकर आइडिया सोचने लगता है। इस वजह से उस वक्त सबसे ज्यादा क्रिएटिव आइडिया आते हैं। यानी साइंस की भाषा में कहें तो शावर लेते वक्त शरीर में काफी मात्रा में डोपामाइन रिलीज होता है। यह एक तरह का हार्मोन होता है। असल में डोपामाइन के रिलीज होने से इंसान मोटिवेटेड महसूस करता है और उसे अच्छे आइडियाज आने लगते हैं। इसलिए आप यह ध्यान दिए होंगे कि अक्सर एग्जाम देने जा रहे छात्रों को यह सलाह दी जाती है कि वो नहाकर जरूर जाएं, क्योंकि डोपामाइन शरीर से रिलीज होता है नहाते वक्त। और जब डोपामाइन रिलीज होता है तो माइंड रिलैक्स हो जाता है, और माइंड रिलैक्स होता है तो बेहतर काम करता है।